आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। चलो डीएनए एक्सट्रैक्शन मेथड्स डिस्कस करते हैं। पहले हमने एफटीए मेथड और चिलेक्स मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। अब देखने जा रहे हैं हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। ठीक है, इन केस यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस लेक्चर यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। We will have a look at the principle, procedure, advantage, disadvantage and application of the following method. To begin with, let us have a look at the introduction of this method. ये मेथड जो होता है ये एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, डीएनए के लिए, डीएनए के एक्सट्रैक्शन के लिए फॉर श्योर, बिकॉज दिस इज़ द मेथड दैट वी विल बी लुकिंग एट। फिर मेनली सेक्सुअल असॉल्ट केसेस में इस मेथड का हम यूज़ करते हैं। क्या होता है ना, हमें वेजाइनल स्वैब्स इकट्ठा करना होता है, कोई ना कोई बॉडी फ्लूइड तो लगता है, ये डिपेंडिंग अपॉन द केस विच इज़ इन्वॉल्व। तो असॉल्ट के केसेस में हम वेजाइनल स्वैब्स लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें स्पर्मेटोजोआ मिलेगा, है ना, जिससे हमें मेल कंट्रीब्यूटर या फिर एक्यूज्ड का पता लगाने में हेल्प होती है। तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना कि जब आप स्वैब इकट्ठा कर रहे होते हैं, स्पर्मेटोजोआ तो आता है, साथ ही साथ सम नॉन स्पर्म सेल्स विल ऑल्सो बी कलेक्टेड फ्रॉम द विक्टिम्स बॉडी विच विल डेफिनेटली क्रिएट अ मेन हर्डल, यू नो, इन केस यू वांट एक्सट्रैक्ट डीएनए। ऐसे में आप विमेन का, we are assuming that victim is women in this case. Throughout the lecture we will be proceeding with the same assumption. तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वैसे में मिक्स हो गया आपके स्वैब में, विमेन का सेल भी मिक्स हो जाएगा, स्पर्मेटोजोआ तो मिक्स रहेगा ही। ऐसे में डीएनए एक्सट्रैक्शन कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब डीएनए एक्सट्रैक्शन कॉम्प्लिकेट है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आप डीएनए से ही तो इंटरप्रेट करोगे ना जो भी रिजल्ट होगा, दैट विल बी कॉम्प्लिकेटेड एज वेल। तो अब कोई ना कोई हमें तो मेथड चाहिए होता है ना कि दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दे। तो ये मेथड होता है आपका डिफरेंशियल, डिफ्रेंशिएट करके एक्सट्रैक्ट करता है किस चीज़ को, डीएनए को। ठीक है, फिर देखो ये मेथड जो होता है ना उससे क्या होता है, सेपरेट लाइसिस होता है नॉन स्पर्म सेल और स्पर्मेटोजोआ दोनों का ही। ठीक, क्योंकि अब सेपरेट लाइसिस कैसे होगा, देखो डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आपको कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना होता है। जब आप सेल मेम्ब्रेन को तोड़ोगे तब तो डीएनए निकलेगा ना, बिकॉज डीएनए तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो अब जब हम इस मेम्ब्रेन को तोड़ रहे होते हैं वहाँ पे ही मेन डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, स्ट्रक्चर का फ़र्क है। क्या है, कैसा है, आगे पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि नॉन स्पर्म सेल का डीएनए और स्पर्मेटोजोआ का डीएनए अलग अलग निकलता है, प्रोसेस सेम रहेगा, डीएनए अलग अलग निकलेगा। कैसे, वी विल हैव अ लुक एट दिस इन फर्दर स्लाइड्स। पहले जान लेते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से ही आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। एक एक पॉइंट को ब्रीफली देखते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इन्वॉल्व्स लाइसिस ऑफ नॉन स्पर्म सेल विथ प्रोटीनेज। देखो सबसे पहला एंजाइम दे दो, सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब में, अभी तो पूरी प्रोसीजर समझाई जाएगी पिक्टोरियली, बट यहाँ पे एक ऊपर से समझ लो। यहाँ टेस्ट ट्यूब में दोनों सेल्स प्रेजेंट है, हमने सैंपल को इसमें डाल दिया। सैंपल में क्या क्या था, नॉन स्पर्म सेल तो था ही साथ स्पर्मेटोजोआ भी था। अब सबसे पहले हमने डाला प्रोटीनेस। प्रोटीनेस क्या करेगा, ये जो नॉन स्पर्म सेल है ना इसके सेल मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। सेल मेम्ब्रेन टूटा, डीएनए बाहर आ जाएगा। सबसे पहले कौन सा डीएनए बाहर आएगा, नॉन स्पर्म सेल का, यानी कि विमेन के एपिथेलियल सेल का डीएनए सबसे पहले बाहर आएगा। फाइन इनफ, स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन प्रोटीन्स। देखो एक और रीज़न क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना उसमें क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड का, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता प्रोटीनेस के लिए, इसीलिए ये उसको तोड़ नहीं पाता। ज़्यादा मैकेनिकल स्टेबिलिटी इसीलिए मिल जाती है। ठीक है, नॉन स्पर्म सेल में ऐसा कोई भी क्रॉस लिंक्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं मिल पाती है। फिर अब क्या होगा, नॉन स्पर्म सेल जो होगा उसका डीएनए रिलीज हो जाएगा एंड आप उस सुपरनेटेंट को अलग से रख सकते हैं। नाउ अब स्पर्म सेल का डीएनए कैसे निकलेगा, स्पर्म सेल का डीएनए निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे डीटीटी, डाइथायोथ्राइटोल, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, वो ही इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन सा डाइसल्फाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, स्पर्म के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। तो स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब हम तोड़ रहे होंगे तो हम डीटीटी और प्रोटीनेज के दोनों ही लेंगे। सिर्फ प्रोटीनेज के कब लेंगे, जब हम नॉन स्पर्म सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तोड़ रहे होंगे। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। नहीं है क्लियर, फिर से लेक्चर को रिवाइंड करके देख लो। आई डोंट वांट कि कोई भी कन्फ्यूजन का स्कोप यहाँ पे रहे। फाइन इनफ,
ये देखो ऐसा कुछ होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये सिस्टीन है, DTT डाला, DTT ने क्या किया, आपके इस डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये पिक्टोरियली यहाँ पे चीज़ें समझाई गई हैं, बहुत ही ईजी तरीके से समझा दी गई हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड था, DTT आया, ब्रेक कर दिया, ये अलग अलग हो गया, स्पर्म आराम से DNA आराम से निकल सकता है। फाइन, ये देखो ये है पूरा प्रोसेस जो मैं अभी आपको समझा रही थी, पिक्टोरियली ही समझ लो, इजी पड़ेगा। ये हुआ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ, फिर उसके बाद ये विमेन का या फिर विक्टिम का नॉर्मल एपिथेलियल सेल हुआ, उसमें हमने डाला SDS या फिर प्रोटीनस की, जो भी बोलो, सिंपल लाइसिस कैरी आउट करने के लिए। प्रोटीनस के प्रेजेंट में क्या होगा, देखो यहाँ से तो DNA निकल गया आपके एपिथेलियल सेल से, नॉन स्पर्म सेल से, बट स्पर्म सेल को तोड़ना इतना आसान नहीं था क्योंकि उसमें प्रेजेंट था डाइसल्फाइड बॉन्ड। फाइन, फिर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमने DTT और प्रोटीनस के एक साथ में डाल दिया, अब हो गया लाइसिस। ठीक है, स्पर्म सेल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, टूट जाता है और उसमें से DNA निकल जाता है। ये पूरी प्रोसेस को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया, कंफ्यूज मत होना, कहीं कहीं पे SDS और प्रोटीनेस के दोनों ही डाला गया है। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, कहीं कहीं पे प्रोटीनेस के और SDS दोनों ही लिखा हो सकता है, इन ऑर्डर टू ब्रेक दी बॉन्ड ऑफ एपिथेलियल सेल। स्पर्म सेल की बात नहीं हो रही है, स्पर्म सेल तभी ब्रेक हुआ था जब उसमें DTT आया था, विदाउट DTT इट इज़ इम्पॉसिबल टू ब्रेक दैट स्पर्म सेल। हो सकता है कोई और रिएजेंट्स भी लोग यूज़ करते हो, बट हमने यहाँ पर नहीं किया है। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना, जो मैंने यहाँ पे आपको पिक्टोरियली एक्सप्लेन किया है वो सारी चीज़ें इस 2 लाइन में समझा दी गई हैं। फाइन इनफ, ओके। नाउ एडवांटेजेस क्या हैं, सिंपल है, आइसोलेशन के लिए यूज़ होता है, स्पर्म और नॉन स्पर्म सेल को सेपरेट करने के लिए, सेग्रीगेट करने के लिए यूज़ होता है ना। नॉन स्पर्म और स्पर्म सेल दोनों को एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म सेल जो होते हैं वो ऑलरेडी टूट चुके होते हैं और सैंपल की कंडीशन को ये प्रोसेस कभी कभी पुअर भी बना सकता है। तो ये तो हुआ भैया डिसएडवांटेज, ये था एडवांटेज के पहले जिस पॉइंट की हमने बात की थी। ये तो मेजर एडवांटेज होता है इस प्रोसेस का, बट हाँ हर चीज़ के साथ कोई ना कोई डिसएडवांटेज तो एसोसिएटेड होता है। सम स्पर्म DNA में भी प्रेजेंट है। हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके इस प्रोसेस के बाद भी आपने कितने भी अच्छे से दोनों को सेपरेट किया हो पर भी कुछ ना कुछ स्पर्म सेल स्टिल प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर मिक्सचर बहुत एबेंडेंस में है नॉन स्पर्म सेल का, बहुत ही कम मात्रा में स्पर्म सेल प्रेजेंट है, तो नॉन स्पर्म सेल जो हैं वो आपके स्पर्म सेल के डिटेक्शन को हैम्पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस मेथड की बहुत बड़ी कमी उभर कर सामने आई। फाइन, प्रेफरेंस मैंने रिचर्ड ली सर की फॉरेंसिक बायोलॉजी बुक से लिया है, यू कैन चेक इट आउट अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो, आफ्टर वॉचिंग माई लेक्चर्स। ओके, थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके बाद हम ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्शन मेथड पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड।